आपको जिसको मोरल राइट नहीं हो, आपको किसी को इस मामले में प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। आपको मॉरल नैतिकता का पूरा राइट मिला हुआ है कि एक दफे गलती करें, उसके 24 घंटे 48 घंटे में एक और गलती करें। और एक सेकेंड आप शकील जी आप शांत रहें, आप एक सेकेंड शांत रहिए। आपका मैनिफेस्टो जो कहता है 4.5 कहता है, आज जो बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि हम बढ़ चढ़ के देंगे आरक्षण, फिर उन्होंने बढ़ चढ़ की बात करी है। तो उल्लंघन आप बार बार कर रहे हैं, इस पे आपको खेद होना चाहिए और आपको नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को सेंसर नहीं किया, आपकी पार्टी की लीडरशिप ने नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहा, आपके प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को उस समय होना था हो चुका, उसके बाद खेद करनी थी या नहीं करनी थी वो हो चुका। हम लोग आज की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आप आज नहीं कर रहे हैं। आप करना चाहते हैं कि आपके बाबा आदम ने क्या करा था, इस समय कौन आया था, और उसकी बात करते हैं, उसका क्या औचित्य रह जाता है। अधिकार नहीं है आपको, आज की बात करिए, आप उल्लंघन आज कर रहे हैं, आज के विषय है, उस पे आके बात करें हम लोग। बोले तो कोई दूसरा करना आपको। शकील साहब सिद्धार्थ जी, शकील साहब जी ने क्यों करा था इस देश के साथ लगा? शकील साहब सिद्धार्थ जी, शकील साहब सिद्धार्थ जी, 1 मिनट, स्टूडियो में 2 मेहमान है, जरा इनकी भी राय लेते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। लेकिन जैसा कि शकील अहमद साहब आपने खुद माना कि मैनिफेस्टो में 4.5% की बात लिखी गई है, मैनिफेस्टो हमारे पास आपका स्टूडियो में मौजूद है। सवाल उठता है कि अगर 4.5% मैनिफेस्टो में, तो केंद्रीय मंत्री वह 9% क्यों बोलते हैं, और आज बेनी प्रसाद वर्मा बढ़ चढ़ कर देंगे, ये बात क्यों करते हैं? 8% की बात जिस पर यह विवाद हुआ था, जी प्रसाद वर्मा जी ने 8.5% शकील साहब हम आपके पास आएंगे, शकील साहब हम आपके पास आएंगे, जवाब जानेंगे। राजीव साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, पूरा मामला लग रहा है मुसलमानों को रिझाने के लिए 4%, हालांकि आपके नेता ने 18% कहा। दर्शकों से परिचय करा दें, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जब सलमान खुर्शीद ने 9% की बात की, तो मुलायम सिंह यादव ने सीधे 2 से उसको दुगना किया और 18% की बात कर दी, जिसकी संविधान तो इजाजत ही नहीं देता। तो इस हमाम में सब मैं उस बात की सफाई दे दूं, मुलायम सिंह ने या हमारे समाजवादी पार्टी ने 18% की बजाय ये बोला है कि कोई तार्किक होना चाहिए, किसी की मनमौजी नहीं होनी चाहिए कि चुनाव से इन वक्त आपको मुसलमानों से मोहब्बत हो जाए और 4.5%, 9%, 12%। हमने ये बोला है कि सच्चर कमेटी लागू होनी चाहिए, रंगनाथन कमेटी लागू होना चाहिए, या कोई तर्क संगत होना चाहिए कि किसके हिसाब से उनको उतनी आरक्षण दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप ये कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों को चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने का सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में किसी नेता की इतनी हिम्मत है कि नेतृत्व के आशीर्वाद के बिना, उनके कहने के बिना किसी को कोई ठेंगा उठा दे। कभी कुछ बोलते हैं, अच्छा एक दिन माफी मांगते हैं। राजीव जी ब्रेक का वक्त है, हम वापस आएंगे। बहुत अहम सवाल जो आपने कहा कि क्या कांग्रेस के कोई नेता, क्या कोई केंद्रीय मंत्री बिना हाईकमान की इजाजत के या हाईकमान के न चाहते हुए चुनावी रैलियों में इस तरह का ऐलान कर सकता है? क्या उन्हें कांग्रेस नेतृत्व का डर नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई ऐलान किया जिस पर कांग्रेस नेतृत्व नाराज हो सकता है, तो सवाल खड़े हो सकते हैं? ब्रेक के बाद हम इस पर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे तमाम नेताओं। मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के उस बयान की जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के निर्देशों की परवाह और चिंता नहीं कर रहे हैं? शकील साहब, ब्रेक के पहले आपसे बात कर रहे हैं, एक सवाल उठता है, राहुल गांधी लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करते हैं, और जो एक संवैधानिक संस्था है उसको एक तरह से केंद्रीय मंत्री ही जाकर यूपी की चुनावी रैलियों में चुनौती देते हैं। तो लगता नहीं कि कहीं मंशा संदेह है, जब वोटों की बात हो तो कुछ भी वहां जाकर बोलो, और उसके बाद जब सिद्धांत की बात हो तो संवैधानिक दर्जा और संवैधानिक मर्यादा, संस्था की मर्यादा की बात हो? नहीं, देखिए, कांग्रेस बहुत सम्मान करती है। आप एक बात गौर करेंगे कि हमारा जब चुनाव का आचार संहिता लागू हुआ, आदर्श आचार संहिता, उसके पहले हम लोगों ने रिजर्वेशन का निर्णय कर लिया था। चुनाव आयोग ने रोक लगाई कि जो 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं, इसमें चुनाव तक ये लागू नहीं होगा, चुनाव के बाद ये लागू होगा। हालांकि निर्णय आदर्श आचार संहिता लगने के पहले हो गया था, मगर कांग्रेस ने और इस सरकार ने माना चुनाव आयोग की इस बात को, और कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, कोई हमने उनके खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने सर झुका के उनका आदेश माना चुनाव आयोग का। लेकिन ये रिजर्वेशन का मामला आपने पढ़ के खुद बताया कि हमारे मैनिफेस्टो में है। शकील साहब, आपको गुस्सा बहुत आता है।
गुस्सा शकील साहब आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन फिर मैं आपसे वही सवाल करूंगा। बीच में नहीं, आप सिद्धार्थ साहब के साथ आप बीच में बोल रहे थे, तो आपको आप आचरण नहीं देख रहे थे। हम कोई बोल रहा है तो आप आचरण की पाठ पढ़ाने लगते हैं। आचरण का पाठ पढ़ाना छोड़कर आचरण का पाठ पढ़ाना सोचकर सवालों का जवाब देना सीखिए। शकील साहब आप मेरे से बहुत सीनियर है, बहुत इज्जत से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सिद्धार्थ सिंह बोल रहे थे तो आप बीच में बोले जा रहे थे, तब आपका आचरण नहीं आ रहा था। मुद्दे पे मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपके सारा सवाल मुद्दा ये, शकील साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। ये सारा मुद्दा मुसलमानों के वोट से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे 2 सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूँ, देश की जनता को जवाब दीजिए कि शकील साहब इनका सवाल सुन लीजिए। 2 सवाल पूछ रहा हूँ, देश की जनता को जवाब दीजिए कि 65 सालों से कांग्रेस 65 सालों में देश में मुसलमानों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति औरों के खिलाफ बदतर हुई है कि नहीं हुई है? अगर हुई है तो देश में 65 सालों में मुझे लगता है शकील साहब आपकी आवाज और आपका सवाल सुनने को तैयार नहीं। शकील साहब किसी की बात नहीं सुनते हैं। सिद्धार्थ साहब के बारे में बीच में बोलते रहेंगे तो उनको आचरण सिखाने लगते हैं। इनको बहुत आदत हो गई आचरण सिखाने की। राजीव जी एक मिनट। मेरा सवाल है शकील साहब एक मिनट। स्टूडियो में हमारे साथ एक प्रोफेसर मौजूद हैं जो जामिया मिलिया के प्रोफेसर हैं, तनवीर फजल साहब। ये भी कुछ राय रखते हैं नेताओं के ऐसे बयान पर। फजल साहब, मेरा सवाल है सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब से भी और शकील अहमद साहब से भी, संक्षिप्त में। और सवाल यह है सिद्धार्थ साहब से कि देखिए, उत्तर प्रदेश, जब हम लोग सच्चर कमेटी पे थे तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जहां पर कि मुसलमानों की स्थिति शायद सबसे बदतर स्थिति में से है। उनकी हालत एजुकेशन में एजुकेशन में देख लीजिए या पॉवर्टी के इंडेक्स पे देख लीजिए, दलितों से भी बदतर स्थिति में है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको मुसलमान के नाम से ही परहेज है, और यह इस हद तक कि आपने सच्चर कमेटी का बायकॉट तक कर दिया। तब जब आप सरकार बनाने की सोच रहे हैं तो आपके पास क्या है कि एक फिफ्थ ऑफ पॉपुलेशन। सिद्धार्थ जी, इनका एक अहम सवाल है, आपने सुना होगा, इसका जवाब दें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। शकील साहब से पूछना पहले उनको जवाब देने दें। आपके पास ऐसा कौन सा पैकेज है? मैं दे देता हूं अजीत जी। नहीं, मैं इनको देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। जितना हिंदुओं को हक है उतना ही मुसलमान भाइयों को भी है। कहीं हमें परहेज होता तो अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंटशिप के लिए ऑफर नहीं करती और ना बनते। दूसरा जो विषय रहा, हमारी भी सरकारें चल रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, हिमाचल हो, बिहार में हमारी मिलीजुली सरकार है, हमारे गुजरात में। ऐसा नहीं है कि वहां पे मुसलमान लोगों को हम लोग ने अपने राज्यों से बाहर निकाल लिया या उनके ऊपर आपत्ति। भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है वो संविधान के तहत मानना है कि मजहबी आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। मैंने आरक्षण की बात नहीं, चलिए हम इसमें आरक्षण की बात नहीं की। 50% के अंदर देता है। और जिस प्रकार से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं संविधान का भी उल्लंघन करने को है। या तो संविधान में संशोधन लाने की हिम्मत करें और कहें कि हमारी सरकार केंद्र में होगी और राज्य में भी होगी, तो हम लोग 2/3 हमारे पास होएगा। तो हम ये जानना चाहता हूं, हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ साहब, संविधान के उल्लंघन नहीं, संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रस्ताव लाए, सच्चर कमेटी बुलाए, रंगनाथन कमेटी बुलाए, शिक्षा के क्षेत्र में समर्थन देंगे। हम साथ हैं। ये लोग छुप रहे हैं, आप वो तहमत हमारे ऊपर उल्लंघन का मत लगाइए। हम बोल रहे हैं कि संविधान संशोधन कांग्रेस लाए, हम समर्थन करेंगे। क्यों नहीं ला रहे हैं? हम संविधान उल्लंघन की बात कर रहे हैं। शकील साहब, मुद्दा कांग्रेस। अच्छा, दूसरा सवाल मैं शकील साहब से पूछना चाहता था। केंद्र में आपकी है, मुद्दा आता है कि चुनाव के समय ही आपको भी मुसलमानों की याद क्यों आई? चुनाव के समय क्यों बात हुई कि जब अधिसूचना जारी होनी थी उसके ठीक एक दिन पहले 4.5% की बात, और उसके बाद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद यूपी में जाकर केंद्रीय मंत्री 9%, फिर चुनाव आयोग का डंडा चलता है, हंगामा होता है, माफी मांगते हैं, फिर उसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा आज कहते हैं बढ़ चढ़ कर देंगे। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह आप मानते हैं और सिर्फ चुनाव के वक्त उनकी याद आती है? शकील साहब जी नहीं, चुनाव के वक्त अपनी मैनिफेस्टो में आदमी अपनी बात कहता है। हमने 2009 के भी मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी। और उत्तर प्रदेश एक असेंबली का चुनाव है, और वो जो भारत सरकार का फैसला है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। इसके पहले भी अभी 6 महीना पहले और भी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे मई में, आपको याद होगा। हम बंगाल जीते, हम आसाम जीते। अगर हम सिर्फ चुनाव के लिए करते तो उस समय ही कर लेते।
ऐसी बात नहीं है, हर चीज का शकील साहब, एक सवाल वक्त की कमी। हमने छोटा सा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। तो अब भाजपा तो है ही है तकलीफ पे, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी इससे तकलीफ हो रही है। समाजवादी इससे पार्टी को तकलीफ कोई नहीं होना तकलीफ, चाहिए। समाजवादी आप पार्टी को सिर्फ ये तकलीफ आरोप हो रही है लगाते कि जब आप हैं पंजाब में कि जाते हमने हैं तो कुछ इस- नहीं किया। चलिए अगर चलिए, वो मुद्दा नहीं है और ये बहस लगातार जारी रहेगी। हम राजीव जी बात नहीं खत्म करते वक्त हुए उम्मीद सिद्धार्थ नाथ सिंह, माफ करिएगा आपके पास हम कम बात करने के लिए आ पाए, वक्त की कमी है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज भी यही है, सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री अगर यूपी में जाकर इस तरह की बात करते हैं जिससे चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो क्या माना जाए कि उन्हें चुनाव आयोग की परवाह नहीं है और चुनाव के वक्त किसी भी कौम, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के वोट के लिए किसी भी हद तक बोल सकते हैं? सवाल ये अपनी जगह कायम है। ब्रेक के बाद नए प्रोग्राम के लिए और तब तक के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। थैंक यू।